Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you know me, if you have been here, we have been started and continued Paper 2 Commerce, and we have already made videos on covering prior 8 units, and we have started Unit 9, and we have started one of the most important aspect of Unit 9. And in this video, we will continue forward from where we left, right? So Unit 9 is titled as Legal Aspects of Business. Okay. Right, so we'll start with from where we left. Firstly, I'll tell you about Unit 9 में अभी हमने करा क्या है, ठीक है। तो पहले में अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इट हैज बीन कवर्ड, राइट, ठीक है, 1872। अब सी एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास एज वेल, अगर मैं पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर मैं बताना चाहूँ, देर आर सो मेनी निटिग्रिटीज, बहुत कुछ है उसमें बात करने को, वो पूरा आप नहीं कवर कर सकते। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज योर एग्जामिनेशन नेचर इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपको सीए का एग्जाम नहीं देना है, आपको फाउंडेशन नहीं देना है जिसमें बिजनेस लॉ पूछा जाता है, आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना है और वेटेज अकॉर्डिंगली ही होती है, ठीक है। सो मैंने बताया था कि यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 questions, sometimes in few shifts it's 3 to 4 questions, right? तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं कि अगर आपको बहुत डिटेल और डेप्थ में पढ़ना है तो उसका सिलेबस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाकी सारे जो मेजर एक्ट्स हैं उसको अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ोगे उन सबको, तो आपका आधे से ज़्यादा यूनिट 9 का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। उतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है। सो व्हाट आई हैव कवर्ड इज सफिशिएंट। देयर स्टिल मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, बट हाँ वो भी काफ़ी रीजनेबल है, ठीक है। अब आज की वीडियो में व्हाट वी विल डू, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। दिस केम आउट इन 1930, राइट। अब लोगों को लगता है कि 1930 में आया था, दिस वॉज इन 1872, बट एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही ये पार्ट होता था पहले, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 76 to 123 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था, इट वॉज अर्लियर सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है। 1930 में इसको एक अलग से एक्ट बनाया गया कि इसको एक अलग से एक्ट बना देते हैं। अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है। अब दूसरी बात इसकी एप्लीकेबिलिटी पे आ जाती है, तो ये एप्लीकेबल क्या है, थ्रू आउट इंडिया है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये किसी रीजन में नहीं होता अप्लाई, थ्रू आउट इंडिया ये एप्लीकेबल है, ओके। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि 1930 में आया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉर द सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचने से है। गुड्स की डेफिनेशन आगे है, मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो जनरली क्या है हमारी, अगर मेरे को कोई सामान बेचना है तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, सेलर और बायर। सेम यहाँ पे भी केस है, ठीक है। तो द बेसिक्स आर ऑलमोस्ट द सेम। अगर हम बात करें तो बेसिक जो होता है वो भी सेम ही होता है, बस लॉ में लिखा ऐसे होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता एग्जैक्टली, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो दो पार्टीज होती हैं, सेलर और बायर। A contract of sale of goods is a contract where a seller transfer or agrees to transfer the ownership of goods to a buyer for a price, ठीक है। अब फॉर अ प्राइस क्यों है, कुछ और चीज क्यों नहीं है, मैं भी आगे सारा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ट्रांसफर क्या है, ओनरशिप, ओनरशिप और प्रॉपर्टी। ओनरशिप और प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस एक्ट में इंटरचेंजेबली यूज करा गया, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्टी को आप उससे मत कंफ्यूज कर लेना जो हमारी लैंड प्रॉपर्टी होती है, वो नहीं। द ओनरशिप हेयर मीन्स प्रॉपर्टी इन दिस एक्ट, थ्रू आउट दिस एक्ट, ठीक है। कुछ स्पेशल फीचर में से एक ये आता है कि ओनरशिप जहां पे भी हो या फिर प्रॉपर्टी वर्ड भी यूज कर रखा हो, तो आप यही समझना कि प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है एक सेलर बायर को, ओके। 1930 में आया था, राइट, सिंपल। अब बात करते हैं क्या क्या है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज, जैसे हमने अभी देखा, एक सेलर है एक बायर है। सेलर क्या अपना गुड सेल कर रहा है, बायर क्या वो गुड बाय कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक पुराना फोन पड़ा हुआ है,
एंड वो मेरे लिए पुराना हो गया है, एंड देयर इज समवन हु लाइक लेट सपोज वो मुझे मिलता है, एंड समहाउ एक नॉर्मल फ्रेंड के साथ डिस्कशन होती है कि यू नो डू यू हैव एनी स्पेयर फोन, आई सेड यस। तो उसने बोला कि यार आई नीड टू बाय दैट बिकॉज माई प्राइमरी फोन इज नॉट वर्किंग, आई नीड टू बाय योर स्पेयर फोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलर कौन हो गया, मैं, और वो बायर हो गया मेरा फ्रेंड जिसको उस फोन की जरूरत थी, ठीक है। तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका, एक होता है सेलर जो ओनरशिप ट्रांसफर करता है, और एक बायर होता है जो उसको खरीद रहा होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ ना, इसमें भी अब हमेशा देर इज पॉसिबिलिटीज कि जहां पे सेलर और बायर दोनों एक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सेप्शन जो केसेस हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। सी क्या होता है, लेट सपोज आप कभी कोई चीज गिरवी पे लेते हो, ठीक है। आपने ज्वेलरी ली, ठीक है, खरीद ली, आपने गिरवी पे लिया था वो, बट आप उसको पेमेंट नहीं कर पाए, लोन पे लिया था, अब उसके पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। अब उस सामान को, उस ज्वेलरी को, किसके पास, जो उसका एक्चुअल ओनर है, उस ज्वेलरी शॉप वाला है, वो क्या करेगा, वो आएगा और उसको बोलेगा कि ये जो ज्वेलरी है मैं ले रहा हूँ आपसे, और उसे कहीं फर्दर आके बेच सकता है, ठीक है, किसी और पर्सन को, राइट। अगर लेट्स अज्यूम कि आप उस ऑक्शन में, लेट्स से हमें इस ऑक्शन के थ्रू मानते हैं कि ऑक्शन सेलिंग होगी, अगर ऑक्शन सेलिंग होती है और आप फिर से जाके बिडिंग कर देते हो, तो सेलर और बायर एक ही पर्सन हो गया, क्योंकि जो ओनरशिप है वहां पे ट्रांसफर नहीं होती। आपने क्या करा, आपने गुड्स खरीदे बट लोन पे, आपको रीपे करना था, आपने रीपे नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद कौन आ गया, जो ज्वेलरी शॉप का ओनर था आपके घर आ गया, कह रहा है कि आप रीपे नहीं कर रहे हो, तो वो ज्वेलरी उठा के ले गया, ठीक है। अब वो ज्वेलरी जाके बाहर बेचने लगा, बिकॉज ही हैज टू सेल इट टू समवन एल्स, वो अपने घर तो रखेगा नहीं, तो वो जब बेचेगा दूसरे पर्सन को, और जब वो बेच रहा है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास उस टाइम शॉर्टेज ऑफ मनी थी, और जब वो सेल कर रहा था, वो ऑक्शन कर रहा था, तब यू हैव मनी, ठीक है। अब वो जब वो बिडिंग कर रहा है, तो उस बिडिंग में आप ही जाके बैठ गए, उस बिडिंग में जाके आपने क्या करा, उसके लिए ऑक्शन करा, और आप वो ऑक्शन जीत गए। तो यहाँ पे सेलर और बायर एक हो सकता है, ठीक है। सेलर एंड बायर कैन बी सेम पर्सन इन फ्यू केसेस, ठीक है। जैसे मैंने भी एक केस बताया, वहां पे सेलर और बायर एक पर्सन हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम इट इज टू पार्टीज केस, मतलब दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ओके। ट्रांसफर क्या होता है, ओनरशिप, ओनरशिप या फिर प्रॉपर्टी, मैंने कहा था दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। ओनरशिप जब टिपिकली कब पास होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, सब्जेक्ट टू द टर्म स्पेसिफाइड, राइट। अब यूजुअली मैं और आप, हम ये लगाते हैं अंदाजा कि जो ओनरशिप है वो तब तब एक्चुअली में ट्रांसफर होती है जब उसकी पेमेंट हो जाती है गुड्स की, ठीक है। बट ये हर जगह केस नहीं होता। लेट सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो जहां पे आप क्रेडिट पे पेमेंट करते हो, बट यू नीड स्टॉक, यू नीड इन्वेंट्री, राइट। अब जब आप स्टॉक और इन्वेंट्री लेते हो किसी के सामने से और उनको बेचते हो, देन यू रिसीव मनी, देन यू पे टू योर क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ओनरशिप इसका ये मतलब थोड़ी कि आपके पास ट्रांसफर ही नहीं करी होगी। तो ट्रांसफर में प्राइस इज नॉट द बिगेस्ट टर्म, ठीक है। प्राइस इज नॉट द बिगेस्ट टर्म और कंडीशन। कहने का क्या मतलब है, हमें एज इन यूजुअल, दो जिन लोगों को पता नहीं है, सेल्स ऑफ गुड में ये हमें लगता है कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब कोई इंसान उसकी पेमेंट कर देता है। बट मैंने इसका एग्जांपल बताया कि लेट सपोज आप एक बिजनेस में हो, ठीक है। अगर आप एक बिजनेस में हो तो आप क्रेडिट पे सामान लेते होगे, और वो बिजनेस में आप सामान जो है आगे बेच रहे हो। जब आपने क्रेडिट पे सामान लिया है, उधारी पे सामान लिया है, तभी आप उसके ओनर बन गए हो। पेमेंट फ्यूचर डेट पे भी हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फ्यूचर डेट कब हो सकती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करा 1 महीने बाद करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, राइट। तो ओनरशिप तो पहले ट्रांसफर होगी, पेमेंट बाद में होगी। तो पेमेंट को हमें एक बड़ा कंसिडरेशन नहीं लेना है कि पेमेंट ही एक टर्म एंड कंडीशन है, जब पेमेंट होगी तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में एक्चुअली में गुड्स में क्या क्या है जो हमें इस पे एप्लीकेबल है। ओके, तो पहले अगर मैं बात करूं सेल्स ऑफ गुड जो अप्लाई करता है वो टैंजिबल और मूवेबल प्रॉपर्टी पे। इसका क्या सीधा सीधा सा मतलब है कि जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लैंड, उस पे सेल्स ऑफ गुड एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए प्रॉपर्टी एक्ट्स हैं, लैंड एक्ट है, उनके लिए अलग एक्ट है। बट हमारा सेल्स ऑफ गुड जो है सिर्फ मूवेबल और टैंजिबल प्रॉपर्टी पे बात करता है और उसी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे हमारा स्टॉक्स है जो हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है। क्रॉप्स जो लैंड के ऊपर होते हैं, सी यहाँ पे आप लैंड नहीं बेच रहे हो, जो क्रॉप्स है उनको बेच रहे हो, तो दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रास, ट्रीज, जितने भी हमारे रूटीनल जो चीजें हैं जो लैंड के ऊपर है, वो सब की सब जो मूवेबल है वो आपकी सेल्स ऑफ गुड में आती है, ठीक है। पर वो जमीन है जिसपे ये सब उगाया जा रहा है, क्रॉप्स, ग्रास और ट्रीज, वो आपका सेल्स ऑफ गुड में नहीं आता। स्टॉक्स, क्रॉप, ग्रास, ट्रीज, ठीक है। इसमें एक और चीज जो नहीं आती, एक तो हमारा लैंड है वो नहीं आएगा। उसके बाद हमारा एक इसमें एक्शनेबल क्लेम होता है। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज होती है एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। अगर आपकी अकाउंट्स थोड़ी भी अगर आपको याद हो तो अकाउंट्स में अगर हम बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम का जो एग्जांपल लूंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सी, बिल ऑफ एक्सचेंज कोई गुड नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरीके से, जिसको हम गुड नहीं मान सकते, मतलब कि फ्यूचर डेट में पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो वो हमारा गुड एक कंसिडर नहीं करा जाता। गुड्स क्या क्या कंसिडर करे जाएंगे, जो टैंजिबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स, क्रॉप, ग्रास एंड ट्रीज, और उसके बाद क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा इसमें, एक हमारा लैंड है जो नहीं इंक्लूड होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सारी नहीं इंक्लूड होंगी, एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो नहीं इंक्लूड होंगे, जैसे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब गुड्स कितने टाइप के होते हैं उस पर चलते हैं। हमारे होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है और ओन्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। और एग्जिस्टिंग गुड्स के भी दो होते हैं हमारे, एक होता है स्पेसिफाइड, एक होता है अनएसर्टेन्ड, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझना। लेट सपोज आप शॉप पे जाते हो, किराने की दुकान पे, ठीक है। वहां पे उसके पास जो भी किराने की दुकान पे ऑलरेडी जो गुड्स होंगे वो हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे, मतलब चिप्स के पैकेट, ब्रेड, बटर, जो भी है वहां पे जो पड़ा है वो सारे के सारे एग्जिस्टिंग गुड्स है। मतलब जहां पे भी आप गए हो वहां पे उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाइड का क्या मतलब है, कि जिसको आपने बताया कि मुझे ये चीज चाहिए, राइट। लेट सपोज मैंने क्या बोला उसको, मुझे लेस ब्लू फ्लेवर, एक सेकेंड, ब्लू फ्लेवर एंड ₹20 वाला पैकेट चाहिए, ओके। यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, मैंने टच करके दिखा दिया, मतलब ऐसे जहाँ पे उसके गुड्स पड़े रहते हैं वहां पे जाके मैंने उसको, जहाँ पे उसके चिप्स के पैकेट पड़े होंगे वहां पे मैंने टच करके बता दिया, आई वॉन्ट दिस वन। मैंने स्पेसिफाई कर दिया दैट आई वॉन्ट दिस पैकेट ओनली स्पेसिफिकली। अनएसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं, जिनको मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ठीक है। उनको मैंने डिस्क्राइब करके बताया, लाइक गिव मी बेस्ट और टेस्टीएस्ट चिप्स, हल्दीराम जो बनाता है, हल्दीराम के भी स्नैक्स आते हैं, चिप्स आते हैं, तो वो दे दो मुझे जो भी है। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए और मुझे वो गुड्स चाहिए। स्पेसिफिक वो है जिनको मैं टच करके बता पा रहा हूँ, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, आई एम पॉइंटिंग टू वर्ड्स है, ठीक है। आई एम स्पेसिफाइंग कि मुझे यही चाहिए, ओके। अनएसर्टेन में आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द गुड्स एंड दे विल हैंड इट ओवर टू मी, ओके। तो ये कौन से होते हैं एग्जिस्टिंग, मतलब जिस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उस टाइम वो सेलर के पास होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स पे। फ्यूचर गुड्स वो होंगे जो उसके पास अभी है नहीं, ठीक है। मैं गया किराने वाले की शॉप पे एंड आई वांटेड पिज़्ज़ा ब्रेड। सी, पिज़्ज़ा ब्रेड जो है इट्स नॉट इजीली अवेलेबल, छोटे मोटे किराना स्टोर्स पे नहीं होते, ठीक है। बड़े सुपरमार्ट्स, हाइपर मार्केट स्टोर्स, इन सब पे इजीली अवेलेबल होता है। बट
मैं गया अपने नियर बाय किराना स्टोर पे, उसको मैंने बोला यू नो आई नीड अ पिज़्ज़ा ब्रेड, आपके पास होगी? सो ही सेड जनरली हम नहीं रखते, बट इफ़ यू वांट देन आई कैन अरेंज इट फॉर यू। ठीक है, अरेंज इट फॉर यू का मतलब क्या है कि अभी उसके पास एट द मोमेंट प्रेजेंट में वो अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आपको अवेलेबल करा के देगा। तो दीज आर फ्यूचर गुड्स, मतलब कल को आपको ला के देगा, अभी नहीं है। मतलब किसी डीलर को बोलेगा कि ये पिज़्ज़ा ब्रेड की डिमांड आ रही है तो गिव मी दैट। तो गुड्स दैट आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस और ओन्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड। ठीक है, या तो मैन्युफैक्चर होंगे या एक्वायर करेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है आप पेमेंट कर दो थोड़ी, या फिर आप बोल के चले जाओ मैं आपको दे दूंगा। तो होता कभी कभार बोल देता है कि आप मेरे को एडवांस पेमेंट कर दो, जिससे एडवांस पेमेंट में क्या है तो कुछ 10% ले लेगा, 20% लेगा, जिससे उसको कंफर्म हो जाएगी कल आके पिज्जा ब्रेड आप ले जाओगे, कहीं और से नहीं लोगे। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक और टाइप ऑफ गुड्स होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा भी याद है, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी एक टर्म होती है, उसी से रिलेटेड है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंसी मतलब कंडीशन। ठीक है, कंटिंजेंट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो किसी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद ही आपको अवेलेबल हो पाए। अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 पार्टीज लेता हूं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कंटिंजेंट क्या है। ठीक है, ए एक पर्सन है जिसको आर्ट लवर है, वो आर्ट लवर बहुत है। बी एक गैलरी ओनर स्टोर है जिसके पास बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। और सी भी एक आर्ट लवर है। अब हुआ क्या, बी के शॉप पे, बी के स्टोर पे ए और सी मिले। ठीक है, एंड ए को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, सी ने भी बहुत सारी पेंटिंग ऑलरेडी बाय कर रखी थी। हुआ क्या कि सी ए को कुछ बताता है, वन ऑफ माई पेंटिंग्स इज दिस दैट वेरी फेमस, आई हैव दिस वन। एंड ए को ना वही पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब ए क्या बोलता है बी को, नो गेट मी दैट पेंटिंग फ्रॉम सी एंड आई विल पे यू दिस मच। ठीक है, ए क्या बोल रहा है बी को, बी जो शॉप ओनर है, जो जिसके पास पेंटिंग गैलरी ओनर है, वो बी को क्या बोल रहा है कि ना जो सी के पास पेंटिंग पड़ी है वो मुझे दिला दे, तब मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे कई कंडीशन है और वो कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों आ जाएंगे तब जब बी सी से वो पेंटिंग खरीद लेगा या ले लेगा, और उसके बाद बी वो पेंटिंग लेने के बाद ए को भेज देगा। ठीक है, और जितना अमाउंट डिसाइड हुआ है वो बी को मिल जाएगा। कंटिजेंसी क्या है, कोई कंडीशन क्या है कि बी को सी को मनाना पड़ेगा टू सेल दैट पेंटिंग। ठीक है, ए को तो वो नहीं दे रहा होगा। लेट्स अज्यूम एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो एक ए बी के साथ तभी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा जब बी सी से वो पेंटिंग, वो स्पेसिफिक पेंटिंग ले पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी गुड्स। मतलब जब कोई कंडीशन फुलफिल हो पाएगी तभी जाके आपको गुड्स अवेलेबल हो पाएंगे, तब जाके आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे गुड्स हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स, इससे ज्यादा और होते नहीं है। राइट, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। अब उसके बाद बात करते हैं प्राइस की। सी, हमने लास्ट क्लास में वी read about this term consideration, something in return। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ा था, राइट? आई होप आप सबको याद हो। अब इसमें क्या है, हमारे जो सेल्स ऑफ गुड के एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, द कंसिडरेशन इज ओनली प्राइस। कंसिडरेशन इज ओनली प्राइस, प्राइस के अलावा कोई और कंसिडरेशन नहीं होती। मतलब हमने देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समथिंग वैल्यूएबल कुड बी अ कंसिडरेशन, बट इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट ओनली कंसिडरेशन इज द प्राइस। ठीक है, तो याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व्स द कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस। वही जो मैंने बताया वही लिखा। द प्राइस मे बी फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल बाय द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और मे बी लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अच्छा, इससे होता क्या है, सी अब तो कुछ 2-3 तरीके हैं टू डिटरमाइन द प्राइस। फर्स्टली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो, आपने स्टेट कर रखा है कि इतना प्राइस होगा, कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया इतना प्राइस होगा, इतना आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन नहीं है कि कितना प्राइस होना चाहिए, तो वहां पे हम लगाते हैं ड्यू डिलिजेंस।
मतलब दिमाग खुद से अज्यूम करते हैं। अब इसमें क्या होगा ड्यू डिलिजेंस में, उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्यू डिलिजेंस में एक पहला होगा, अगर आपको नहीं पता तो यू लुक फॉर कॉम्पिटिटर्स प्राइस की, वहां पे मार्केट रेट क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस या मार्केट रेट, ठीक है। प्रायर प्राइसिंग मतलब इससे पहले भी अगर कुछ प्राइसिंग हुई है, इससे पहले भी अगर कुछ सेलिंग हुई है तो उस प्राइस पे हो सकता है। तो अगर प्राइस आपका डिटरमाइंड नहीं है, पहले तो यूजुअली हमारा एक्सप्रेसली डिटरमाइंड होता है, दोनों पार्टीज बता मतलब वो बोल देते इतना प्राइस है, फिर एक दूसरी पार्टी अग्री कर लेती है। इन केस नहीं है तो ड्यू डिलिजेंस होगा, जहाँ पे या तो आप कॉम्पिटिटर्स प्राइस या मार्केट रेट देखोगे, या फिर आप प्रायर प्राइसिंग अगर हुई है तो उसमें। और इसमें देखो प्रायर प्राइसिंग हमेशा एग्जैक्ट नहीं रखते, कुछ थोड़ा मार्क का परसेंटेज ऐड कर दिया जाता है कि हाँ अब पहले से ज्यादा थोड़ा परसेंटेज भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस होता है, इसमें याद रख लेना कंसिडरेशन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सिर्फ प्राइस ही माना जाता है। इससे दूसरा पॉइंट क्या राइज होता है, अगर हम बात करें एक बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज कर लेते थे, वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आप कंसिडरेशन मतलब प्राइस ही दे रहे हो किसी को बदले में। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये ले मेरा गुड दूसरा तू अपना दे दे, दैट इज नॉट अ सेल्स ऑफ गुड एक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल। सी अब दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। एग्रीमेंट टू सेल सेल से पहले आता है, पहली बात तो एग्रीमेंट टू सेल सेल से पहले आता है कि अभी आप उस स्टेज में नहीं हो जिसमें आप एक्चुअली में सेल कर पाओगे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो डिफरेंस ऐसे याद रखना है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ओके। अब होता क्या एग्रीमेंट टू सेल, लेट सपोज अब मेरा फ्रेंड और मेरा एग्जांपल ले लो, राइट। तो मेरा फ्रेंड कहता है मुझे फोन चाहिए, इफ यू हैव अ स्पेयर फोन कैन यू लेंड इट टू मी। मैंने कहा ओके ठीक है। अब वहां पे क्या है, बिकॉज मेरा स्पेयर फोन है बट स्टिल इट हैज माई डेटा, राइट। मेरे फोटोज हो सकती हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मेरा कुछ भी डेटा हो सकता है, विच आई डोंट वॉन्ट एनी वन कैन हैव एक्सेस टू इट, ठीक है। मैं हर किसी को नहीं चाहता कि उस पर एक्सेस हो। तो हुआ क्या, हम उस दिन तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे, मैं उसको बोलूंगा गिव मी सम टाइम, गिव मी लेट सपोज हम वेंसडे या किसी थर्सडे को मिलता है, एंड आई से गिव मी टाइम टिल संडे, एंड उसके बाद मैं तुम्हें जाके अपना फोन दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर डेट पे जाके हम ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्या है फोन में, बिकॉज आई हैव टू इरेज ऑल ऑफ माई डेटा, क्लीन माई फोन, एंड प्रोबेबली अगर कुछ साफ करना है, एनीथिंग एल्स, कोई स्क्रीन कार्ड लगाना है नहीं लगाना है, मेमोरी कार्ड है फोन में, सो इफ आई हैव टू टेक इट आउट, आई हैव टू टेक इट आउट, ठीक है। मेमोरी को वाइप करना है, तो दोज आर फ्यू टर्म्स एंड कंडीशन, जब वो मीट हो जाएंगी तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है, वही लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। मैंने जैसे बोला कि मेरे केस में, मेरे एग्जांपल में ये क्या है, मैं अपने फ्रेंड को ये बोल रहा हूँ वेट फॉर अ वाइल, मैं भी आपको नहीं दे सकता अपना फोन एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट हैज माई डेटा, एंड उस डेटा को एक्चुअली में क्लीन करना है, वाइप करना है, तब जाके आई विल गिव इट यू, ओके। सेल में क्या है, वेयर द ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑफ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली अपॉन एंट्रिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी। अब लेट्स सपोज उसी एग्जांपल को मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मेरा दोस्त आया, मेरे पास स्पेयर फोन था, एंड माई स्पेयर फोन डिडंट हैव एनी ऑफ माई डेटा, कुछ भी डेटा नहीं था उसमें, लॉग इन भी नहीं कर रखा था, मेरा सारा काम प्राइमरी फोन से होता था। अब हुआ क्या, मैंने उसको बोला सी यू कैन टेक माई फोन। तो मैंने उसका फोन का प्राइस कुछ 15,000 रखा था, 15,000 की डील होनी थी, ठीक है। उसने कहा हाँ ठीक है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, एंड उसी टाइम पे ही सेड कि पेमेंट मैं थोड़े दिन बाद करूंगा, मतलब प्रोबेबली उसकी मंथ की सैलरी आने वाली होगी एक महीने के एंड पे। तो ही सेड व्हेनेवर माय सैलरी गेट्स क्रेडिट आई विल पे इट टू यू। तो यहाँ पे क्या है, जो पेमेंट है वो फर्दर डेट की बात है। जैसे मैंने कहा था पेमेंट हमारे लिए प्राइमरी मोटो नहीं है,
पैसे कल को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हम ओनरशिप अभी ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, यू कैन यूज दिस एज योर फोन, इट इज योर फोन नाउ, you own this. But and he told me that I can give you payment as of now, because once my salary gets credited I'll pay you that. ठीक है, तो वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, बट जो पेमेंट है वो फ्यूचर डेट में हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। A agrees to sell a piece of artwork to B for $500. They sign a contract specifying that A will deliver the artwork to B galleries within 2 weeks, and B will pay the price upon delivery. Until the delivery occurs, it is an agreement to sell. Once A delivers the artwork and B pays the price, it becomes a sale. जैसे मैंने बोला था, ये पहले आता है और फिर हमारा सेल्स हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आप एग्रीमेंट टू सेल करो तभी सेल्स हो जाए, तो उसी टाइम पे भी हो सकती है, आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, मैं ओनरशिप ट्रांसफर करने का जो फोन वाला केस है इसलिए बता रहा हूँ कि लेट सपोज वो फोन यूज करता है और फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, देन इट्स नॉट माई फॉल्ट, ही हैज टू पे मी 15,000 स्टिल, एंड जो भी रिपेयर कॉस्ट आया, जो भी कुछ हो, वो उसकी प्रॉब्लम है, वंस द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओके, अब बात करते हैं कि क्या क्या की एलिमेंट्स है एक फॉर्मेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट की, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली बात है, इसमें भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। जब यहाँ पे आप ऑफर होता है बाय द सेलर टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, द बायर एक्सेप्ट दिस ऑफर एंड देयर बाय फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इधर भी होता है। सेकेंड हमारा क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। इवन इफ द गुड्स आर नॉट इमीडिएटली ट्रांसफर, एन एग्रीमेंट टू सेल इज वैलिड। ठीक है, अगर हमारा जो गुड्स है जो अभी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हुए, एग्रीमेंट टू सेल इज स्टिल वैलिड। जो हमारा फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल होता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल आप साथ साथ समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं, तो यू कैन आंसर दिस वन। अगर आप फ्यूचर गुड्स की बात करें तो फ्यूचर गुड्स हमारे हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होता, बिकॉज गुड्स अभी प्रेजेंट ही नहीं है, फ्यूचर में प्रेजेंट होंगे तब जाके आप सेल करोगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट टू सेल हमेशा फ्यूचर गुड्स में ही होता है, मतलब अभी नहीं है गुड्स, बस सारे फ्यूचर गुड्स एग्रीमेंट टू सेल ही बनाते हैं। ओके, even if the goods are not immediately transferred, an agreement to sell is valid. It signifies an intention of transfer ownership at a later date or upon certain conditions being met. ठीक है, conditions met हो जाएंगी या फिर फ्यूचर में आप कर दोगे गुड्स को ट्रांसफर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रेफर्स टू द प्राइस पेड और प्रॉमिस टू बी पेड फॉर द गुड्स। प्राइस आप कितना पे कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे। ठीक है, दोनों में से ही कंसिडरेशन बनती है, बिकॉज हमारा कंसिडरेशन इसमें सिर्फ ओनली प्राइस है, प्राइस के अलावा कुछ और कंसिडरेशन नहीं होगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, समझ लेना। इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। द ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर और अग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनरशिप, मैं इसके साथ में वर्ड प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, क्योंकि अब होता क्या, वाई एम राइटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, बिकॉज काफी बुक्स में ना प्रॉपर्टी वर्ड का यूज करा गया, ओनरशिप नहीं यूज करा गया। वहां पे बच्चे हो जाते कंफ्यूज एंड दे विल बी लाइक कि हमने तो ओनरशिप पढ़ा था, यहाँ प्रॉपर्टी क्यों लिखा। और प्रॉपर्टी से आपका फर्स्ट जो लाइन ऑफ थॉट है वो हमेशा किस में जाता है, लैंड पे, कि इतना लैंड होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे हमारा लैंड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने बताया, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज है जिसको हम इंक्लूड करते हैं हमारे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में। ठीक है, राइट। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री बाय क्रैकिंग JRF है, राइट। सो JRF क्रैक करने के लिए किस पे ध्यान लगाना पड़ेगा, पेपर 1 पे भी। पेपर 1 के बिना नहीं हो पाएगा JRF। और अगर इफ यू आर stuck anywhere, if you want to learn from scratch, if you want to enhance your basics, practice करना है, सब करना है, फ्री बुक प्रोवाइड कर रहे हैं हम टैलेंट ब्लेजर। एंड हाउ यू कैन क्लेम इट इज 9873907600 पे आप क्लेम कर सकते हो। पूरी ई बुक है, सारी 10 की 10 यूनिट्स के लिए इजीली अवेलेबल है एंड यू कैन क्लेम इट फॉर फ्री। ओके,
And thank you guys for rating us so exceptionally on Google Play Store. We have a app, Talent Blazer, named Talent Blazer. The link for the same is mentioned in the description below. If you haven't checked it out, go give it a check it out. And what all are available on the app? Firstly, you can give a mock test. Mock test is also for free. If you want to test yourself, best place out there. टेस्ट करना है अपने आप को, मॉक टेस्ट दो. एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स नॉट ओनली रिलेटेड टू यूजीसी नेट बट फॉर different streams as well. So if any of your friend is related to other things, you can check out the app, and you will be blown out by the content that we are providing. And hence we are rated so highly, 4.8 by the students, by the users, right? So thank you all for providing the tremendous support. And like the video if you are liking the content that we are making. Subscribe to the channel if you are here for the first time, and share this video with your friends and aspirants who are preparing for UGC NET paper 2 and overall for UGC NET, right? Subscribe and hit the bell icon, so whenever I come up with the new video you get notified for the same, right? Thank you all for joining. We'll meet you in the next class.